न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ों को लेंगे ताकि हमें न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ी अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो इसके ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, इसके सिर्फ 2 ही लेक्चर्स होंगे जिसमें हम एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कंप्लीट करेंगे, दूसरी वीडियो में हम थोड़ा कम कंप्लीट करेंगे और हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। अब ये न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या? ये एक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर जाने से पहले वी मस्ट नो कि हम एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये तो हम बहुत बेसिक है, बहुत जब बचपन में हम पढ़ते थे, बचपन में तो क्या 6, 7, 8 में पढ़ते थे कि एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं। ये कोई फॉर एग्जांपल एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे Na भी हो सकता है, H भी हो सकता है, He भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वी डोंट नो दैट। अभी के लिए हम ले लेते कि कोई अननोन एलिमेंट है जिसको हमने x का नाम दे दिया। इसके नीचे हमारे पास एक z होता है जिसको हम बोलते हैं दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर एक्चुअली, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन नंबर। और फिर हमारे पास होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स का नंबर, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस में हमारे पास क्या क्या होते हैं। एटॉमिक मास हम किससे बनाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास दोनों न्यूक्लियस के एलिमेंट पार्टिकल्स हैं, तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास है। तो अगर मैं एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखूँ तो प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, राइट। और अगर मैं सिर्फ इसका लिखूँ एटॉमिक नंबर तो हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन का नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मुझे बताना ये कौन सा एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं। कौन सा एलिमेंट है ये? कार्बन। कार्बन, गुड। कैसे पता चला हमें कार्बन है? क्योंकि हमने जब इसको काउंट किया, हमने इसके न्यूक्लियॉन्स को काउंट किया, तो हमें पता है यहाँ से चला कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 आ रहा है। और इसका चार्ज, चार्ज हम इसको चार्ज भी तो बोलते हैं, चार्ज नंबर, या हम इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका 6 आ रहा है। और हमें पता है जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास 12 है और 6 उसका वो है एटॉमिक नंबर, वो हमें बस कार्बन है। तो अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मुझे न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, तो 6 होंगे डेफिनेटली। और ये हमने कैसे निकाला? एटॉमिक मास में से चार्ज मतलब प्रोटॉन के नंबर, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और हमें पता है कि प्रोटॉन हम एटॉमिक नंबर हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो न्यूट्रॉन बचेगा। मतलब A माइनस जेड करेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर मिल रहा है हमें, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए वी कैन सब्ट्रैक्ट एटॉमिक नंबर फ्रॉम द एटॉमिक मास। अब अगर मैं पूछूं कि मेरे पास ये एक यूरेनियम है, ठीक है, इसका मेरे पास एटॉमिक नंबर है 92 और 320, क्या इसका एटॉमिक मास हमारे पास होता है 3, ये 238। तो मुझे बताओ इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अब बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल। 238 में से माइनस कर देंगे 92, तो कितने बचेंगे? 100 समथिंग, 146 बचेंगे, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट में फाइंड कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि उसमें न्यूट्रॉन कितने और प्रोटॉन कितने और एटॉमिक मास उसका क्या बन रहा है, ठीक है। अब हमें पता है प्रोटॉन का नंबर विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की, ठीक है। आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप अगर हम बना रहे हैं तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल गोना हैव सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन उनमें डिफर क्या करेगा? न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करेगा, डिफरेंट। तो मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट करेगा, क्योंकि एटॉमिक मास न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से मिलके बनता है। तो न्यूट्रॉन अगर डिफरेंट हो रहे हैं तो एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, हम बात कर लेते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास कितने आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के? 3 होते हैं,
3. ठीक है, जिसमें से पहला मेरे पास है प्रोटियम। अब प्रोटियम प्रोटीनियम लिख रही हूँ मैं। प्रोटियम में हमारे पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही हमारे पास उसका मास है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसका वो निकालूँ, प्रोटॉन हमारे पास इसका 1 हो गया, न्यूट्रॉन इसका कितना आएगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर, तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 है इसका हमारे पास वो न्यूट्रॉन नंबर, तो यहाँ पर 0 है। अगर मैं ड्यूट्रम की बात करूँ, ड्यूट्रियम, तो यहाँ पर भी हमारे पास एटॉमिक नंबर हर किसी में सेम रहने वाला है, मास नंबर चेंज कर रहा है 2। तो यहाँ से भी मैं दोबारा निकालूँ तो प्रोटॉन हमारे पास क्या है, 1 है, मतलब एटॉमिक चार्ज इसका 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। न्यूट्रॉन इसके पास कितना है, 1 है। पहले न्यूट्रॉन 0 था, अब न्यूट्रॉन 1 आ गया। ठीक है, तीसरी बात करें ट्राइटियम, थर्ड, तो ट्राइटियम में हमारे पास ये 1 ही रहेगा और 3 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इसका 1 रहा, मतलब प्रोटॉन इसके पास 1 है दोबारा से, और इसके बाद न्यूट्रॉन कितने, 2 है। तो देखा जाए इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1। डिफर क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन का नंबर 0 1 2। तो ये हम बोलते हैं आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा, और न्यूट्रॉन के नंबर की चेंज होने की वजह से एटॉमिक मास भी चेंज होगा। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास कार्बन क्या होता है, 612 वाला होता है, और दूसरा कार्बन हमारे पास क्या है, 614 13. वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसके प्रोटॉन का नंबर फाइंड करूँ 6 है, न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करूँ 6 है। यहाँ पर मैं इसके प्रोटॉन की बात करूँ 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की बात करूँ तो कितने, 8 हैं। 8 और 6 मिलकर 14 बनाएंगे ना। तो देखो दोबारा से, प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट। तो ये हमारे पास हो गए कार्बन के आइसोटोप। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास वैसे तो हम ले रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी मास होता है, हम उसका ऐसा यूनिट में वो ले रहे होते हैं, मेजरमेंट, राइट। कि अगर मेरा मास है तो मैं अपना केजी में बोलूँगी, किसी और चीज़ का मास है, मैं राइस लेने जा रही हूँ, मैं केजी में करूँगी। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हम एलिमेंट्स का मास केजी में नहीं रखते, हम बहुत छोटे यूनिट में उसको मेजर करते हैं। जैसे पहले केजी होता है, उसके बाद छोटा, उससे ग्राम, उससे छोटा मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ऐसे चलता रहेगा, और हमारे पास आ जाएगा AMU। AMU इज़ द एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स का मास मेजर किया जाता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एक AMU कितने kg के बराबर है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg के। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे पास हाइड्रोजन का मास जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ होता है, वो 1.0 समथिंग 888 लिखा हुआ आता है, ऐसे लिखा हुआ आता है। और हम अगर बात करें तो हमारे पास तो 1 आ रहा है, क्योंकि हम उसका सिंपल मास ले रहे हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल में उन लोगों ने दिया हुआ है, उन लोगों ने हमें एवरेज मास दिया हुआ है। मतलब पहले उन लोगों ने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिए हैं, ठीक है, फिर वहाँ पर उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाली है, और परसेंटेज कंपोजिशन के बाद उनका एवरेज निकाल दिया। एवरेज के बाद हमारे पास आंसर आया है 1,008। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो मास दिया हुआ होता है, वो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है। इट्स नॉट एग्जैक्ट एटॉमिक मास, ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत बेसिक थी और क्लियर हुई होंगी। फिर हम चलते हैं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। अब रेडियो एक्टिविटी है क्या हमारे पास, अभी इसको देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा खा लूँगी, तो अब मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल है, अब मैं और ज़्यादा खाती रहूँगी, एक तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया है और मैं और ज़्यादा खाती रहूँगी, तो मुझे क्या होगी, वॉमिटिंग होगी। मैं आगे खा ही नहीं सकूँगी, मुझे वॉमिटिंग होने लग जाएगी। ठीक है, मैं वॉमिट कर दूँगी। इसी तरह अगर आप न्यूक्लियस की बात करो, तो न्यूक्लियस में पहले से ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं, तो वो क्या है, वो अनस्टेबल है भाई, वो अनस्टेबल है। अब उसको स्टेबल होना है, जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्टफिंग लेके मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई। मैं स्टेबल कैसे हुई, वॉमिटिंग करके। इसी तरह ये न्यूक्लियस जो हमारा है वो स्टेबल कैसे होगा, रेडियो एक्टिव डिके करके, रेडियो एक्टिविटी करके। ठीक है, मतलब ये कुछ ना कुछ रेडिएशंस इमिट आउट करेगा इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये कुछ ना कुछ हमारे पास रेडियो एक्टिविटी करेगा, या रेडियो एक्टिव इमिशन करेगा।
ठीक है। अब हमें पता है हमारे पास अर्थ में कितनी फोर्सेस हैं टोटल, 4 फोर्सेस हैं, 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फोर्स है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सबसे कम है इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम। और स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है इसकी। और अगर रेंजेस की बात करें, इनकी रेंज की, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल है, इनकी लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज मतलब इन ये बहुत ज़्यादा एक्ट करती हैं जब इनको डिस्टेंस पर रख दिया जाए। अब जैसे कि अर्थ और सन की बात करें, तो सन के कितना दूर है अर्थ, फिर भी वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हम कहीं भी चले जाएं, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर द लॉन्ग रेंजेस फोर्सेस, वेयर एज हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं, अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, देखो एक तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगेगी, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स कौन सी लग रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, ठीक है, SNF मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लग रही है, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी, ये आप बोल सकते हो बाइंडिंग फोर्स है इनकी, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। अब ये तो हमारे पास लग रही है। अब हमें पता है ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास लग रही है, तो अगर मैं अब देखो हमारे पास जो प्रोटॉन प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हमारे पास पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो लग रही है, जो बाइंडिंग एनर्जी है इनकी, लेकिन इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लगेगी, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। इनके पास एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो इनकी बाइंडिंग फोर्स है, और इनकी रिपेलिंग फोर्स वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जब हमारे पास इक्वल हो जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, तो ये न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, स्टेबल होगा, राइट, स्टेबल होगा। स्टेबल कैसे होगा भाई, जितनी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में बाइंडिंग फोर्स लग रही है, उतनी रिपेलिंग फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो भाई इन दोनों ने इक्वल कर दिया है, बैलेंस है ये न्यूक्लियर, बैलेंस है तो मतलब स्टेबल है, ठीक है। तो अनस्टेबल कब होगा, अनस्टेबल तब होगा जब हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इक्वल नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो अब ये स्टेबलाइज करेगा अपने आप को, और कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी डिके करेगा, रेडिएशंस इमिट करेगा। तो द स्पॉन्टेनियस disintegration of nuclei of an atom in which invisible radiations are emitted out from the nuclei is called radioactivity। अब इतना बड़ा मैंने बोला क्या, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, खुद से होने वाली चीज़ें, हम नहीं करवा रहे, ये खुद से हो रहा है, ठीक है, हम नहीं करवा रहे, ये खुद से हो रहा है। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, कंटिन्यूस सम, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस ब्रेक डाउन, कंटिन्यूस ब्रेक डाउन, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब सम, डिसइंटीग्रेशन का मतलब ब्रेक डाउन, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब कंटिन्यूस ब्रेक डाउन। तो स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो रहा है, और टूट रहा है, क्या टूट रहा है, न्यूक्लियस टूट रहा है। कैसे टूट रहा है, रेडिएशंस को इमिट आउट करके, ये इनविजिबल रेडिएशन से हमें नज़र नहीं आएंगी, इनविजिबल रेडिएशंस को इमिट आउट करके ये टूट रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी। अब कौन से एलिमेंट्स टूटेंगे, हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी बेल्ट जब हम मैट्रिक में थे, ठीक है। स्टेबिलिटी बेल्ट में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है वो हमारे पास है बिस्मिथ का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 83। और 83 के बाद जो भी हमारे पास न्यूक्लियाई आ रहे थे वो अनस्टेबल थे, तो Z इज़ ग्रेटर देन 83। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 83 के बाद जिसका भी होगा वो रेडियो एक्टिव होगा,
ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव। एक मिनट प्रियंका। और अगर Z इज इक्वल टू 83 है जो कि बिस्मिथ है, ये हमारे पास लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। नहीं, लेड है मेरे ख्याल से, ये तो बिस्मिथ है, देख लो। चेक 83 करो, मैंने लेड पढ़ा था। 83 हम देख लेते ना इसका। 83 किसका है? वैसे तो लास्ट टेबल वो ही है, बिस्मिथ है। देखो लेड आ रहा है ना, ये तो आइसोटोप्स आ रहे हैं लेड के। विथ इन द एलिमेंट लेड। अब वहाँ पे 83 न्यूक्लियस नंबर किसका है, तो नंबर। अब 83 देखते हैं ना पहले। 83 एटॉमिक नंबर। बिस्मथ का है। और स्टेबिलिटी बेल्ट में भी तो हमने यही पढ़ा, स्टेबिलिटी बेल्ट देख लेते हैं ना। स्टेबिलिटी बेल्ट न्यूक्लियस। देखो लास्ट स्टेबिलिटी कहाँ पर आ रही है? 82 पर नहीं आनी चाहिए, 82 से बड़े 83 तक आनी चाहिए स्टेबिलिटी, बिस्मथ तक आनी चाहिए। मैंने तो यही पढ़ा है, लास्ट स्टेबल एलिमेंट इज बिस्मथ। तो देखो लेड का जो है एटॉमिक नंबर क्या है, देख लेते हैं। एटी टू है। देखो होगा, लेड भी हमारे पास अनस्टेबल होगा, लेकिन अगर बात करें लेड के बाद जो हमारे पास अभी कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, नो डाउट कि लेड इज अ स्टेबल, लेड इज नॉट अ स्टेबल एलिमेंट, और लेड के बाद जो भी होंगे हमारे पास एलिमेंट वो रेडियो एक्टिव डिके होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि हमारे पास लेड जो है ना वो 82 पर है। अब फॉर एग्जांपल लेड हमारे पास क्या है, 82 पर है, लेकिन लेड के बाद 83 पर क्या आ रहा है? बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ ये 83 पर आ रहा है। अब 82 के अगर मैं ये बोल दूं कि जो लास्ट एलिमेंट मेरे पास है वो 82 है अनस्टेबल, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, 82 के बाद सारे जो हैं वो हमारे पास अनस्टेबल हैं। लेकिन भाई फिर बिस्मथ भी तो 83 पर आ रहा है, बिस्मथ इज स्टेबल, बिस्मथ भी हमारे पास स्टेबल है, तो इसलिए हम बोलते हैं लास्ट स्टेबल एलिमेंट इज बिस्मथ। लेड इज अनस्टेबल, लास्ट जो एलिमेंट है ना जो अनस्टेबल है, और इसके बाद जो हमारे पास लेड भी तो स्टेबल हुआ ना, 82 है ना। स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन इट इज़ नॉट स्टेबल। ऐसा नहीं है कि 83 से पहले वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल है, नहीं ऐसा नहीं है। हमने जब स्टेबिलिटी बेल्ट पढ़ा था तो हमारे पास आया था 20 तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर थे। ये फॉर एग्जांपल 20 है मेरे पास, या ऊपर लिख लेते हैं ना 20 तक यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद बराबर थी। लेकिन फिर हमने देख लिया था कि ये बेल्ट जो है ये यूं चला गया था, हमने अभी अभी देखा ना, बेल्ट यूं चला गया, और ये सीधा तो यूं बनना चाहिए था। अगर सीधा बनता तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम बनते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा आ गई। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो 83 से पहले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेबल हैं, नहीं, जो स्टेबिलिटी बेल्ट पर लाए करेंगे वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी बेल्ट का मतलब क्या है?
स्टेबिलिटी बेल्ट का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो स्टेबिलिटी बेल्ट पर लाए करेंगे वो स्टेबल होंगे, उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब उनके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। समझ आया? तो लास्ट एलिमेंट जो होगा स्टेबल वो तो बिस्मथ ही होगा। खैर अब हम पढ़ते हैं थोड़े से इमिशंस, जो कि इमिशंस होंगे हमारे पास। कौन से इमिशंस होंगे? अल्फा एमिशन होगी, बीटा एमिशन होगी और गामा एमिशन होगी। अभी हम एमिशन के ऊपर नहीं जा रहे, पहले हम अल्फा पार्टिकल की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल, हमारे पास अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम का न्यूक्लिया हम बोलते हैं इसको, हीलियम का न्यूक्लिया। हीलियम का न्यूक्लिया मतलब 4, इसमें 2 वो होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, 2 हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम का न्यूक्लिया है ये। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हम बोलते हैं जो अल्फा पार्टिकल है। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब प्रियंका आवाज। अरे अब आ रही है। नहीं प्रियंका आवाज नहीं आ रही।